सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पिछली क्लास में आपने प्रायिकता का संपूर्ण प्रमेय, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी। उस पर 2 एग्जाम्पल भी कर लिए थे आपने। अब एक बार रिवाइज करता हूं मैं 1 मिनट में उसे, और फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो क्या था? सपोज कोई एक सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस, जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, ये सैंपल स्पेस है आपका। सैंपल स्पेस एस, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस है। इसमें कुछ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेज हैं। B1, ये घटना B1, ये वाली घटना B2, ये वाली घटना B3, इसी तरह से फिर B4, और इस तरह से ये एन इवेंट है। लास्ट इवेंट ये रही Bn। दोबारा से कैपिटल B1, B2, B3 अप टू Bn, एन परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं। अगेन एन इवेंट्स, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स B1, B2, B3 अप टू Bn। और एक इवेंट है कैपिटल A, जो कैपिटल A इवेंट ऐसे इन सभी घटनाओं के साथ वो घटती है। ये जो क्लोज कर बना दिया ब्लू कलर से, ये कैपिटल इवेंट A है। तो A इवेंट के होने की प्रायिकता अपन ने पढ़ा था वहां, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A, ये किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Bn, B3 लिखते हैं, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन Bn। आप इसमें देख सकते हैं इनके साथ कॉमन पोर्शन देखिए, A और B1 उसके साथ ये वाला हिस्सा है। फिर लेते हैं अपन A और B2, A और B2 के साथ ये वाला हिस्सा आ गया। फिर लेते हैं A और B3, A और B3 के साथ ये वाला हिस्सा आ गया। यानी कि सभी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फिर उसके साथ एक ये दूसरी घटना हो गई, और घटना लेते हैं अपन, ये हो गई। यानी B1, B2, B3 सारी ये कैसी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेज हैं, और इन सभी के साथ ये इवेंट A आपकी अकर कर रही है। तो सभी घटनाएं चूंकि परस्पर अपवर्जी हैं, तो A सभी के साथ हो रही है, तो PA का मतलब है PA इंटरसेक्शन BB है। जितने ही पोर्शन अपन ने अलग अलग कर से डिजाइन कर दिए, उन सबके सम के बराबर है। और ये वाली प्रायिकता फिर किसके बराबर है? ये आप पहले से जानते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1। यानी कि B1 के होने की प्रायिकता प्लस A के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब B हो चुकी हो। यहाँ फिर आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B3, और लास्ट में फिर डॉट 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 nth इवेंट के लिए लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bn। ये आपकी टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। दोबारा से देखें, B1, B2, B3 अप टू Bn, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेज है, और किसी सैंपल स्पेस A के साथ वो A से रिलेटेड है। तब एक घटना A, ये आपकी इवेंट A है जो नीले कलर से क्लोज कर्व से बना रखी है। ये घटना A उन सभी घटनाओं के साथ घटती है, B1 के साथ भी, B2 के साथ भी, B3 के साथ भी, अप टू Bn के साथ भी। तो A के होने की प्रायिकता किसके बराबर है? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B3। इसी तरह से लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bn। इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Bi इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक Bi, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इस पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आप। हाँ, एग्जाम्पल 96। 2 पर्सों में से एक पर्स में 4 तांबे के सिक्के और 3 चांदी के सिक्के हैं। दूसरे पर्स में 6 तांबे के सिक्के और 2 चांदी के सिक्के हैं। यदि किसी पर्स में से एक सिक्का निकाला गया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक तांबे का सिक्का है। दोबारा से पढ़ते हैं। A purse contains 4 copper coins and 3 silver coins. The second purse contains
6 copper coins and 2 silver coins. If a coin is drawn out of any purse, then the probability that it is a copper coin is, यानी कि 2 पर्स है, दोनों पर्स जैसे जैसे बताया उस तरह से अपन लिख लेते हैं। ये पर्स P1 और ये वाला पर्स P2। पर्स P1 में कुछ कॉपर के सिक्के और कुछ सिल्वर के सिक्के कितने हैं देखते हैं अपन। पर्स P1 4 कॉपर के सिक्के और 3 सिल्वर के सिक्के हैं, और पर्स P2 6 कॉपर के सिक्के और 2 चांदी के सिक्के हैं। ये आपकी डिटेल जो दे रखी थी वो अपन एक बॉक्स में बना ली। अब कह रहा है कि किसी भी पर्स से एक सिक्का निकाला गया, उस सिक्के के कॉपर का होने की, निकाले गए सिक्के के तांबे के होने की प्रायिकता, निकाले गए सिक्के के तांबे के होने की, कॉपर के होने की, ये प्रायिकता आपको पता करनी है। मान लेते हैं ये घटना ए है या सी ले लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन्स। अब कॉपर कॉइन्स P1 में से भी आ सकता है, P2 में से भी आ सकता है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है। C इंटरसेक्शन P1 प्लस C इंटरसेक्शन P2, या तो पहले पर से आएगा या दूसरे पर से आएगा। इसको आपने लिख दिया फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन P2, ये हो गए। अब इसको क्या लिख दिया आपने, ये लिख दिया पहले वाले को प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, पहले पर्स P1 सेलेक्ट होगा और P1 सेलेक्ट हो गया, फिर उसमें से कॉपर का सिक्का निकाला जाएगा। कौन कौन से केस हैं, या तो पहले पर्स P1 से आएगा, अपने नेम दे दिया है, पहले पर्स का नाम P1 और दूसरे पर्स का नाम P2। या तो पहले पर्स को सेलेक्ट करें और उससे कॉपर कॉइन लें, या दूसरे पर्स को सिलेक्शन हो और फिर कॉपर कॉइन आए, प्लस probability of P2 into probability of copper coins after selection of P2। अब 2 पर्स हैं, किसी भी एक पर्स का चुना जाना, सेम बात है, पहले वाले के चुनने की प्रायिकता 1/2 और दूसरे के चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये तो 1/2 हो गई। अब पहले पर्स से कॉपर का कॉइन आने की, पहले पर्स में कितने कॉपर के कॉइन है, 4, टोटल कॉइन कितने, 4 3 7, तो वो 4/7 आ गया। दूसरे पर्स के चुने जाने की प्रायिकता 1/2, और दूसरे पर्स में से कॉपर का कॉइन आने की प्रायिकता, दूसरे पर्स में कॉपर के कॉइन कितने, 6, और टोटल कॉइन कितने, 8, तो कॉपर का कॉइन आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 6/8, तो वो लिख देते हैं अपन इंटू 6/8, और दोनों को ऐड कर दिया। फिर पहला वाला तो आ गया 2/7 और ये आ जाएगा फिर प्लस 3/8, तो दोनों को ऐड करेंगे 16 + 21, 16 + 21 37, यानी कि 37/56। ये किसी भी एक पर्स को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से कॉपर का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, थर्ड वाला आंसर आ गया आपका। दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। क्या क्वेश्चन है, 2 पर्स हैं, आपने उनका नाम दे दिया P1 और P2। पहले वाले पर्स में 4 कॉपर के सिक्के हैं और 3 सिल्वर के सिक्के हैं, दूसरे वाले पर्स में 6 कॉपर के सिक्के हैं और 2 सिल्वर के सिक्के हैं। आपने कोई भी एक पर सेलेक्ट किया, उसमें से सिक्का निकाला, क्या प्रायिकता है कि ये तांबे का सिक्का हो, कॉपर कॉइन हो, तो आपने क्या किया, जो कॉपर कॉइन निकालने वाली घटना है उसको C से डिनोट कर लिया आपने PC। अब C किसके साथ हो सकती है, या तो पहले पर से कॉपर का कॉइन आएगा या दूसरे पर से आएगा, तो वो टोटल थ्योरम हुआ प्रोबेबिलिटी से आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन P1 प्लस C इंटरसेक्शन P2। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया। आप फिगर बना सकते हैं इसका, देखो फिगर अगर बनाते आप तो फिगर कैसे बनता है, ये 2 पर्स हो गई, एक पर्स ये रहा P1 और दूसरा पर्स ये रहा P2। अब इसमें कॉपर के कॉइन भी हैं और जो चांदी के हैं, तो कॉपर का कॉइन सेलेक्ट करने की इवेंट ये हो गई। तो इसमें कौन कौन से केस लेने पड़ेंगे आपको, एक तो आपको ये वाला केस लेना पड़ेगा, ये कॉपर कॉइन आ गया, और फिर दूसरा केस इधर हो गया, ये कॉपर कॉइन आ गया। वर्टिकल लाइन कॉपर कॉइन P1 से सिलेक्ट होना बता रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखाएं P2 से कॉपर कॉइन का सिलेक्शन होना बता रहा है। तो ये कॉपर कॉइन दिस प्लस दिस दोनों केस ऐड होंगे, तो दोनों केस आपने फिर ये ऐड कर दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन P1, इसको क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ
सिलेक्शन ऑफ कॉपर कॉइन व्हेन P1 इज सेलेक्टेड, यानी P1 के चुनने की प्रायिकता और P1 चुन लिया गया हो तब उससे कॉपर का कॉइन निकालने की प्रायिकता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 के चुनने की प्रायिकता और P2 चुन गया हो तब उससे कॉपर का कॉइन निकालने की प्रायिकता। तो दोनों के चुनने की प्रायिकता 1/2 थी, तो वो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 इनकी जगह 1/2 लगा दिया, और पहला पर्स चुन लिया गया हो उससे कॉपर का कॉइन निकालने की प्रायिकता 4/7, क्योंकि 4 कॉपर के कॉइन थे, टोटल कॉइन 7 थे, और दूसरा पर्स चुन लिया गया हो उससे कॉपर कॉइन निकालने की प्रायिकता 6/8, क्योंकि उसमें कॉपर के कॉइन 6 थे और टोटल कॉइन 8 थे। सबको कैलकुलेट कर लिया 37/57। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 97, यदि फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड थर्ड द्वारा एक ही प्रकार के स्क्रू बनाए जाते हैं, यह ज्ञात है कि फैक्ट्री सेकंड व थर्ड समान उत्पादन करती हैं तथा फैक्ट्री 1 फैक्ट्री सेकंड से दुगना उत्पादन करती है। यानी कि अगर टोटल प्रोडक्शन अगर अपन 100 लें तो फैक्ट्री 1 तो बनाएगी 50 यूनिट और सेकंड और थर्ड बनाएंगी 25 यूनिट। यह उत्पादन तीनों फैक्ट्रियों द्वारा समान समय में किया जाता है। फैक्ट्री 1 व सेकंड के उत्पादन में 2% स्क्रू दोषयुक्त हैं, डिफेक्टिव हैं, और फैक्ट्री 3 के उत्पादन में 4% उत्पादन दोषयुक्त है। सारा उत्पादन एक ही स्थान पर एकत्रित कर दिया जाता है और उसमें से फिर एक स्क्रू चुना जाता है, तब इस स्क्रू के दोषयुक्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक बार देखते हैं अपन इसको। 3 फैक्ट्री हैं, पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री। टोटल प्रोडक्शन कितना है, इनका उत्पादन कितना है, ये आपने देख लिया। अभी एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड बराबर उत्पादन करती हैं और फर्स्ट उनसे दुगना करती है, तो ये 25% उत्पादन करते हैं, ये 25% करते हैं, ये 50% करते हैं। और फिर डिफेक्टिव आइटम कितने कितने हैं वो देखते हैं। फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड व थर्ड द्वारा एक ही प्रकार के स्क्रू बनाए जाते हैं। यह ज्ञात है कि फैक्ट्री सेकंड व थर्ड समान उत्पादन करती हैं और फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री सेकंड से दुगना उत्पादन करती है। तो वो अपन ने इसी के अकॉर्डिंग क्या किया, आपने फैक्ट्री फर्स्ट के द्वारा 50% और फैक्ट्री सेकंड और थर्ड के द्वारा 25% ये आपने नोट कर लिया। अब ये फैक्ट्री फर्स्ट व सेकंड के उत्पादन में 2% स्क्रू दोषयुक्त है और फैक्ट्री थर्ड के उत्पादन में 4% दोषयुक्त है। यानी कि अब जो डिफेक्टिव है वो भी आपने लिख लिया। इसमें डिफेक्टिव 2%, इसमें डिफेक्टिव 2% और थर्ड में डिफेक्टिव 4%, ये दे रखा है। हाँ, सारा उत्पादन एक ही स्थान पर है, उसमें से एक स्क्रू चुना जाता है। इस स्क्रू के दोषयुक्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ स्क्रू ऑफ सेम काइंड आर प्रिपेयर्ड बाई 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इट इज नोन दैट फैक्ट्री सेकंड एंड थर्ड डू इक्वल प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री 1 इज डबल ऑफ द फैक्ट्री सेकंड। मतलब सेकंड और थर्ड सेम प्रोडक्शन है और फैक्ट्री फर्स्ट का उससे डबल है। यानी कि अगर 100 यूनिट हो तो 25 तो आपकी सेकंड और थर्ड से हो गई और 50 यूनिट फर्स्ट से हो गई। दिस प्रोडक्शन इज डन बाई ऑल 3 फैक्ट्रीज इन इक्वल टाइम। इफ द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री 1 and 2 सेकंड 2% screws are defective, whereas 4% production of the production of factory third is defective. After collecting the whole production at a place, one screw is chosen from it, then find the probability to be this probability that this selected screw is defective. आपको ये प्रायिकता निकालनी है कि जो सेलेक्टेड स्क्रू है वो कैसा हो, डिफेक्टिव हो। तो देखिए जो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ ले ली, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि माना फर्स्ट का चयन या फर्स्ट फैक्ट्री से उत्पादन, उसको तो अपन मान लेते हैं B1 नोट करते हैं। फर्स्ट से जो प्रोड्यूस्ड है उसको अपन मान लेते हैं ये घटना B1 है। सेकंड से प्रोडक्शन होता है वो घटना मान लिया आपने B2 है और थर्ड से जो प्रोडक्शन होता है वो घटना मान लिया आपने B3 है। पहली फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन होता है वो इवेंट आपने B1 ले ली, दूसरी से उत्पादन होता है वो B2 और तीसरी से उत्पादन होता है वो B3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1
यानी कि कोई भी स्क्रू B1 से सेलेक्ट हुआ है या B1 के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रायिकता क्या है? B1 टोटल प्रोडक्शन का कितना करती है? 50%। तो ये 50/100 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। और B2 के द्वारा प्रोड्यूस्ड है, B2 के द्वारा उत्पादन हुआ है किसी स्क्रू का, उसकी प्रायिकता कितना है? 25%। तो ये 25% यानी कि 1/4 हो गया। और यही B3 के द्वारा हो गया, क्योंकि B2 और B3 बराबर उत्पादन करती हैं। तो एक इंफॉर्मेशन तो अपने पास ये है जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है कि कोई भी स्क्रू पहली फैक्ट्री से उत्पादन हुआ है अगर उसका, तो उसकी प्रायिकता 1/2 है, और दूसरी और तीसरी से उत्पादन हुआ है तब वो 1/4 है। अब कह रहा है डिफेक्टिव बल्ब होने की। अगर पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री से उत्पादन हुआ है तो उनके डिफेक्टिव होने के चांसेस 2% है, और अगर तीसरी फैक्ट्री से उत्पादन हुआ है उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस 4% है। तो अपन अभी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव D/B1, यानी कि पहली से उत्पादन हुआ हो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2/50, दूसरी से उत्पादन हुआ हो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 2/50, 2/100 गलत लिख दिया, 2% है तो ये 2/100। सेकेंड हुआ हो उससे भी 2/100, और तीसरी फैक्ट्री से उत्पादन हुआ हो तो उसका कितना है? 4/100। इनको अपन फॉरवर्ड सॉल्व करके लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम B1 2/100 यानी कि 1/50 कर दिया। इसी तरह से डिफेक्टिव होने की जब दूसरी फैक्ट्री से हुआ हो उसकी प्रायिकता भी कितनी हो गई? 1/50 हो गई। और तीसरी फैक्ट्री से हुआ हो उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता 1/25 हो गई। ये हुआ। अब कह रहा है कि एक जो बल्ब सेलेक्ट किया, स्क्रू सेलेक्ट किया गया, उसकी प्रायिकता डिफेक्टिव होने की प्रायिकता आपको पता करनी है। सारा प्रोडक्शन एक ही जगह इकट्ठा किया, उसमें से एक स्क्रू सेलेक्ट किया, वो स्क्रू डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो वो आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अब डिफेक्टिव कहां से हो सकता है? डिफेक्टिव या तो पहली फैक्ट्री से होगा, या दूसरी फैक्ट्री से होगा, या तीसरी फैक्ट्री से होगा। तो इसको लिख देंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्लस D/B2 प्लस D/B3। तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो तीनों की प्रायिकता ऐड हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 ये अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख देते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1, यानी कि स्क्रू के B1 से उत्पादन होने की प्रायिकता इंटू जब B1 से उत्पादन हो गया हो तब उसके दोष युक्त होने की प्रायिकता। यही अपन सेकंड के लिए लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। अब B1, B2, B3 के सेलेक्ट होने की प्रायिकता आप पहले लिख चुके। B1 के द्वारा किसी भी स्क्रू के उत्पादन होने की प्रायिकता 1/2, B2 के द्वारा 1/4 और B3 के द्वारा 1/4। तो वो अपन लिख देते हैं यहां। फिर ये B1 के द्वारा किसी भी स्क्रू के उत्पादन होने की प्रायिकता 1/2, और जब B1 के द्वारा उत्पादन हो गया हो तब उसके दोष युक्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/50। तो इंटू 1/50 कर दिया। अब B2 के द्वारा प्रोडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो 1/4 है। और B2 के द्वारा अगर कोई स्क्रू प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी खराब होने की, दोष युक्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/50। तो वो फिर आपने 1/50 लिख दिया। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 से उत्पादन होने की प्रायिकता कितनी है? वो 1/4 है। और B3 से उत्पादन हो गया हो तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता कितनी है? 1/25 है। तो ये हो गया। तो कितना हो गया? सबको जोड़ देते हैं आप।
1/100, ये 1/200 और 1/100 यानी कि 5/200 आ गया, और 5/200 हो जाता है 1/40। नीचे लिख देते हैं 5/200 और 5/200 हो गया 1/40। तो ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम्पल। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड और थर्ड के द्वारा जो उत्पादन होता है वो बराबर होता है, और फर्स्ट के द्वारा जो उत्पादन होता है वो सेकंड से दुगना। तो अपन ने ये मान लिया कि अगर 100 यूनिट अगर प्रोड्यूस होती हैं तो सेकंड और थर्ड फैक्ट्री से तो 25-25 होंगी और पहले से 50, या कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन का 50% पहली फैक्ट्री से बनता है और 25% दूसरी और तीसरी से। और फिर ये देखा तीनों फैक्ट्रियों से जो प्रोड्यूस होता है स्क्रू जो बनते हैं उनमें पहले और दूसरे में तो 2% डिफेक्टिव होते हैं और तीसरी फैक्ट्री से 4% डिफेक्टिव होते हैं। सारे प्रोडक्शन को एक जगह मिला दिया गया, उसमें से एक स्क्रू सेलेक्ट किया गया, उस स्क्रू के डिफेक्टिव होने की प्रायिकता निकालनी थी आपको। तो उसको अपन ने क्या किया, डिफेक्टिव होने की प्रायिकताओं को आपने लिख लिया PD। अब ये डिफेक्टिव पहली फैक्ट्री से हो सकता है, दूसरी से हो सकता है, तीसरी से हो सकता है। ये आप पहले अज्यूम कर चुके हैं कि पहली फैक्ट्री से कोई उत्पादन होता है वो वाली घटना आपने B1 एज्यूम कर ली, दूसरी फैक्ट्री से उत्पादन होता है वो घटना B2, तीसरी फैक्ट्री से उत्पादन होता है वो घटना B3। इसलिए B1, B2, B3 तीनों से उत्पादन होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/4, 1/4 आ गई। और चूंकि पहली और दूसरी फैक्ट्री से जो डिफेक्टिव आइटम है वो 2% है और तीसरी फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस हुए हैं उनमें 4% डिफेक्टिव है, तो वो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 ये 2/100, D/B2 2/100 और D/B3 वो 4/100 ये लिख लिया। अब वो फिर वहाँ आ गए अपन थ्योरम पे टोटल डिफेक्टिव होने की प्रायिकता। कोई भी सिलेक्टेड स्क्रू डिफेक्टिव है उसकी प्रायिकता कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। ये क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव होगा तो उसको प्रोडक्शन कहाँ से हुआ होगा, या तो B1 से या B2 से या B3 से। ये आपने लिख दिया, तीनों परस्पर अपवर्ती हैं, तो इसलिए PD/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3 के बराबर आ गया। फिर प्रायिकता का गुणनफल में आप पहले से जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B किसके बराबर होता है? एक घटना के होने की प्रायिकता इनटू दूसरी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब पहली हो चुकी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B क्या लिखा आपने? B1 क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। सभी की वैल्यूज आपके पास पहले थी, वो आपने रख दी, कैलकुलेशन कर लिया, 1/40 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। 4 बैगों B1, B2, B3 और B4 में कुछ सफेद व लाल गेंदें हैं जिनकी संख्या निम्नानुसार है। अगेन देयर आर 4 bags B1, B2, B3, B1 containing some white and some red balls. The number of balls in the bags is as follows. बैग B1, B2, B3, B4 लिखे हुए हैं। ये B1, B2, B3, B4। B1 में वाइट बॉल कितनी है? 1, B2 में वाइट 1, B3 में वाइट 1, B4 में वाइट 1, सभी में वाइट बॉल तो एक एक ही है। एंड रेड बॉल B1, B2, B3, B4 में रेड बॉल क्रमशः 2, 3, 4, 5 है। अब चारों बैग में से किसी एक बैग को चुनकर उससे सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम एनी बैग। अब देखते हैं आप, B1, B2, B3, B4 इनमें ये वाइट बॉल सब आपको पता है, चारों बैग में एक एक वाइट बॉल है, और जो रेड बॉल दे रखी है वो 2, 3, 4, 5 ये दे रखी है आपको। तो एक तो अपन ये देखते हैं इनके सिलेक्शन की प्रायिकता क्या है। B1 के सिलेक्शन की प्रायिकता कितनी है? 4 बैग हैं, B1 चुना जाएगा तो एक ही प्रकार से, तो PB1 1/4 आ गया, PB2 ये भी 1/4 आ गया, यानी पहले बैग को चुनने की प्रायिकता 1/4, दूसरे को चुनने की प्रायिकता 1/4, तीसरे बैग को चुनने की प्रायिकता भी 1/4 और फाइनली लास्ट में चौथे बैग को चुनने की प्रायिकता ये भी 1/4।
4 बैग हैं, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, किसी भी एक बैग को चुन सकते हैं। पहले को चुनेंगे, चुनने का तरीका 1 और चारों को चुनने के तरीके 4 हो जाते, तो प्रायिकता 1/4 हो गई। अब अगर आपने B1 चुन लिया गया हो, B1 चुन लिया हो तो उससे वाइट बॉल के चुनने की प्रायिकता, B1 बैग में कुल बॉल कितनी है 3, वाइट कितनी है उसमें से 1, तो 1/3 हो गई। B2 चुन लिया हो तो उसमें से वाइट बॉल को चुनने की प्रायिकता, B2 में कुल बॉल कितनी है 4, वाइट कितनी है 1, तो 1/4। बिल्कुल इसी तरह से B3 से वाइट बॉल चुनने की प्रायिकता 1/5 और B4 से वाइट बॉल चुनने की प्रायिकता 1/6। टोटल बॉल B3 में 5 है, वाइट 1 है, तो वाइट बॉल चुनने की प्रायिकता 1/5 और B4 में कुल 6 बॉल है, वाइट बॉल 1 है, तो वाइट बॉल चुनने की प्रायिकता 1/6। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वाइट बॉल फ्रॉम एनी बैग। सफेद गेंद चुनने की प्रायिकता किससे, किसी भी बैग से, ये है। तो वाइट बॉल चुनेंगे तो वाइट बॉल या तो B1 से आएगी या B2 से या B3 से या B4 से। तो पहले तो अपन वही लिखना पड़ेगा, फॉर्मूले में पुट करें, वाइट इंटरसेक्शन V1 प्लस वाइट इंटरसेक्शन B2 प्लस वाइट इंटरसेक्शन B3 प्लस वाइट इंटरसेक्शन B4। B1, B2, B3, B4 चारों का चयन कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जीय, और चारों में से ही कोई एक चुना जाएगा। तो चारों के योग के बराबर लिख दी। चूंकि परस्पर अपवर्जीय तो इन चारों को अलग अलग जोड़ देते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन B1 यानी कि पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता प्लस इसी तरह से दूसरा बैग चुन लिया गया हो जब वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता, इसी तरह से आपने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन B4। अब फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसे पहले लगाया था, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ V1, ये वाइट ऑब्लिक B1 के चुनने की प्रायिकता प्लस B1 चुन लिया गया हो तब उससे सफेद बॉल निकालने की प्रायिकता। इसी तरह से यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ऑब्लिक B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू B3 चुन लिया गया हो तब उससे वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 और V4 चुन लिया गया हो तब उससे वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये आपने पहले से देख रखा है, चारों बैगों के चुनने जाने की प्रायिकता समान है, तो वो कितनी है, ये 1/4 और पहले से पहला बैग चुन लिया गया हो तब उससे वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता 1 वाइट थी, 2 रेड थी, कुल 3 थी, तो वो 1/3 आ गया। इसी तरह से B2 के चुनने की 1/4 और उससे वाइट बॉल आने की प्रायिकता 1/4। B3 के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 और B3 चुन लिया गया हो तब उससे वाइट बॉल आने की प्रायिकता 1/5। फिर B4 के चुने जाने की 1/4 और V4 चुन लिया गया हो तब उससे वाइट बॉल निकालने की प्रायिकता 1/6। अब अपन ने क्या किया, 1/4 कॉमन ले लिया और इन सबको जोड़ देते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, 1/4 आउटसाइड। अभी देखें सबका एलसीएम तो 60 आ गया, 3 4 5 6 का एलसीएम 60, तो यहाँ कर देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं ये 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10, सबको जोड़ते हैं। फिर ये 15 12 27 47 57 यानी कि ये आ गया 57/4 इंटू 20, 3 से कैंसिल हो गया, 19, ये 60 था तो 19/80 हो गया। ये प्रायिकता आ गई आपकी। दोबारा से देखें क्या था क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन ये था, 4 बैग हैं B1 B2 B3 B4 और इनमें क्रमशः कुछ सफ़ेद और कुछ लाल गेंदें हैं। चारों में एक एक सफ़ेद गेंद थी, B1 में 2 लाल गेंद, B2 में 3 लाल गेंद, B3 में 4 लाल गेंद, B4 में 5 लाल गेंद थी।
अब आपसे कहा गया है कि इनमें से कोई एक बैग चुनकर उससे गेंद निकाली गई है, उस गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अपन ने मान लिया कि सफ़ेद निकालने की जो घटना है वो आपने W लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ W। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता सफ़ेद गेंद किससे आएगी, या तो B1 से या B2 से या B3 से या B4 से आएगी। परस्पर अपवर्जी के हिसाब से सबको जोड़ दिया, गुणन प्रायिकता को काम में लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ W इंटरसेक्शन B1 क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W ऑब्लिक B1। इसी तरह से दूसरे वाले को लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W ऑब्लिक B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W ऑब्लिक B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 यानी कि चौथे बैग के चुनने की प्रायिकता इंटू उसके चुनने के बाद सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। चारों का चुना जाना बराबर प्रायिकता थी 1/4 1/4 1/4, तो PV1 PV2 PV3 PV4 सबकी जगह 1/4 लिख दिया। और पहले बैग को चुनने के बाद सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1/3 थी, दूसरे बैग से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4, तीसरे से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1/5 और चौथे से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6। सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर लिया, 19/80 आंसर आ गया। अगर आपसे इसमें ये पूछते क्या उससे रेड बॉल निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताएं, तो जो चार बैग थे, चारों बैगों को चुन लिया, चारों बैगों को चुन लिया, उनमें से या तो एक बॉल निकालेंगे, या तो क्या आएगी, वाइट आएगी या रेड आएगी, सफ़ेद आएगी या लाल आएगी। तो इसकी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो वो कितनी हो गई, 1 माइनस अभी कितना आया था अपने पास, आया था 19/80। तो आपने 19/80 घटा दिया, तो ये कितना आ गया, 61/80 आ गया। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट भी ये क्वेश्चन करना होता, वाइट वाला नहीं निकाला होता और आपसे कहा होता शुरू से ही कि रेड बॉल निकालो, तब वही तरीका लगाते। तब क्या करते, ये अपना डिटेल्ड मेथड लिख देता हूं, डिटेल्ड मेथड। ये सबको चेक करना है अपने आप, विस्तृत विधि। पहले मैं फॉर्मेशन में लगा देता हूं, यही आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लाल गेंद, रेड बॉल निकालने की प्रायिकता। तो क्या होगा, ये आप लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R। तो वही केस बनेंगे, वाइट इंटरसेक्स वो B1 सेलेक्ट होगा, B1 इंटरसेक्शन रेड प्लस B2 इंटरसेक्शन रेड प्लस B3 इंटरसेक्शन रेड प्लस B4 इंटरसेक्शन रेड, ये होगा। यानी कि B1 चुन लिया जाए तब रेड बॉल आ सकती है, B2 चुन लिया जाए तब रेड बॉल आ सकती है, बैग B3 सेलेक्ट हो जाए तब भी रेड बॉल आ सकती है, और बैग B4 सेलेक्ट हो जाए तब भी रेड बॉल आ सकती है। तो इनको फिर अपन सेपरेट कर देंगे, B1 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 इंटरसेक्शन R। क्वेश्चन में आपको सिर्फ व्हाइट बॉल का पूछा था, रेड बॉल का अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसको। तो ये क्या आएगा फिर, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर सिलेक्शन B1। वही गुणन प्रायिकता से फिर रिजल्ट लिखते जा रहे हैं अपन। ये आएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आफ्टर सिलेक्शन ऑफ B2। फिर B3 के चुनने की प्रायिकता, B3 चुन लिया गया हो तब उसके बॉल के रेड आने की प्रायिकता, बॉल निकालने पर रेड होने की प्रायिकता। फिर बैग B4 के चुनने की प्रायिकता, और बैग B4 चुन लिया गया हो तब उससे निकाली गई गेंद के रेड होने की प्रायिकता, ये आ गया। अब फिर वही सबकी वैल्यू पता है आपको, B1 के चुनने की कितनी है 1/4, B2 के चुनने की कितनी है 1/4, B3 के चुने जाने की 1/4 और B4 के चुने जाने की 1/4। पहले बैग में रेड बॉल कितनी थी 2 और टोटल कितनी थी 3, तो उसके रेड बॉल आने की प्रायिकता 2/3। दूसरे में टोटल बॉल कितनी थी 4, रेड बॉल कितनी थी उसमें 3, तो ये 3/4।
तीसरे में टोटल बॉल 5 थी, रेड कितनी थी उसमें 4, तो ये 4/5। और चौथे बैग में कुल बॉल कितनी थी 6, 1 वाइट थी 5 रेड थी, तो ये 5/6। अभी आपने देखा था, मैं टोटल सीधा सीधा लिख देता हूं, कितना आ जाएगा ये 60/61 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 61 कितना आया था 80, पहले आया था 19/80, अभी आ जाएगा 16/80। तो इस तरह से ये उससे चुनी गई किसी भी एक बैग को चुनने के बाद उससे बॉल निकालने पर रेड बॉल आने की प्रायिकता हो गई। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 99। 2 बैग B1 और B2 हैं। B1 में 3 काली व 4 लाल गेंदें हैं, B2 में 4 काली व 3 गेंदें, 3 लाल गेंदें हैं। एक पासे को फेंकते हैं, पासे को फेंके जाने पर अंक 1 या 6 प्राप्त होता है, तब बैग B1 को चुना जाता है, और यदि कोई अन्य अंक प्राप्त होता है तब बैग B2 को चुना जाता है। B2 से गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहले क्या था, पहले बैग चुने जा रहे थे, सब बैगों के चुनने की प्रायिकताएं समान थी। अब आपको अलग दे दिया, एक डाई दे दिया, आपको पासा दे दिया कि फेंको उसको। पासा फेंका, पासे फेंकने पर 1 या 6 आ जाएगा, तब तो B1 में से गेंद निकालेंगे, और 1 या 6 के अलावा 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे, तब आप B2 से गेंद निकालेंगे। यानी कि B1 और B2 के चुनने की प्रायिकताएं अलग अलग हो गई। पहले क्वेश्चन में B1 और B2 के चुनने की प्रायिकताएं समान थी। दोबारा पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। देयर आर 2 बैग्स B1 एंड B2। बैग B1 कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। बैग B2 कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। ए डाई इज टॉस्ड। इफ द फेस 1 or 6 टर्न्स अप, a ball is taken from bag B1. If any other face turns up, a ball is taken from bag B2. Find the probability of drawing a black ball. तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि B1 के सिलेक्ट होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है पासे पर 1 या 6 आने की प्रायिकता। किसी भी पासे को फेंके आप, पासे को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, 6 तरह से पासा गिरेगा। तो आप पासे पर 1 या 6 आने की प्रायिकता, तो वो कितने हो गए, 1 या 6 2 केस हो गए, और टोटल केस 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 के सिलेक्ट होने की प्रायिकता 1/3 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग B2 पे क्या आएगा, 1 और 6 के अलावा कोई भी अंक आ जाए। 1 और 6 के अलावा क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, तो वो कितनी हो गई, 2/3 हो गई। डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/3 तो बैग B1 के चुने जाने की है, और B1 नहीं चुना जाएगा तो B2 चुना जाएगा, तो B2 के चुनने की 2/3 हो गई। और अपने उससे निकाले, पासे को फेंका, कौन कौन से अंक आए, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे, तब B2 को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वो 4/6, 2/3, तो वो अपन ने लिख दिया। अच्छा, अब साथ साथ अपन ले कह रहा है ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आफ्टर सेलेक्टिंग B1। ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करना आपने B एज्यूम कर लिया, तो B/B1, यानी कि बैग B1 सेलेक्ट हो गया हो, तब उसमें से बॉल निकालने पर काली होने की प्रायिकता। B1 में 3 काली और 2 लाल गेंदें हैं, तो उसमें से काली बॉल निकालने की प्रायिकता 3/7 हो गई। और अगर B2 सेलेक्ट कर लिया गया हो तब ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता, B2 में कितनी है, B2 में 4 काली गेंदें हैं, टोटल 7 हैं, तो उससे काली बॉल निकालने की प्रायिकता 4/7 हो गई। तो अब ये अपन लिख देते हैं सारा, प्रायिकता काली गेंद चुनने की, निकालने की, इसको लिख दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B किससे आएगा, या तो ये B इंटरसेक्शन B1 होगा, या B इंटरसेक्शन B2 होगा। या तो पहले बैग से काली गेंद निकलेगी, या दूसरे बैग से काली गेंद निकलेगी। दोनों परस्पर अपवर्जी केस हैं, तो आपने ऐड कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन B2।
फिर अपन गुणन प्रमेय लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/B1, यानी कि B1 के चुने जाने की प्रायिकता और B1 चुन लिया गया हो तब उससे काली गेंद निकालने की प्रायिकता। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/B2, पहले B1 के चुनने की प्रायिकता और B1 चुन लिया गया हो तब उससे काली गेंद निकालने की प्रायिकता। B1 के चुनने की प्रायिकता 1/3 थी और B1 जब चुन लिया गया हो उससे काली गेंद निकालने की प्रायिकता 3/7 है, तो वो लिख देते हैं आप यहाँ इंटू 3/7, प्लस B2 के चुनने की प्रायिकता 2/3 थी और B2 चुन लिया गया हो तब उससे काली गेंद निकालने की प्रायिकता आपने देखी थी अभी 4/7 थी। तो कुल कितना हो गया ये 8 3 11 11/21 हो गया, यानी कि ये किसी एक बैग को चुनकर उससे गेंद निकालने पर उसके काली होने की प्रायिकता हो गई। एक बार दोबारा से देख लें, दो बैग हैं B1 और B2, B1 में 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं, B2 में 4 काली और 3 लाल गेंदें हैं। आपको एक पासा दे दिया, पासे को फेंका गया, पासे पर अगर 1 और 6 आ जाता है तब B1 से गेंद निकालेंगे और 1 और 6 के अलावा कोई अंक आता है तब B2 से निकालेंगे। 1 और 6 आने की प्रायिकता कितनी है 1/3 है, 2/6 यानी कि 1/3 है, यानी कि B1 के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है। अब इनडायरेक्टली आपको ये दे दिया कि B1 बैग के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 और B2 के चुने जाने की प्रायिकता 2/3 है। अब किसी भी एक बैग को चुनकर गेंद निकालें उसके काली होने की प्रायिकता, तो काली होने की प्रायिकता फिर अपन ने क्या किया, काली गेंद या तो B1 से आएगी या B2 से आएगी, दोनों परस्पर अपवर्ती केस हैं, जोड़ दिया। फिर पहले वाले को लिखा B1 के चुनने की प्रायिकता इंटू B1 चुन लिया गया हो तब उससे काली गेंद निकालने की प्रायिकता, और सेकंड वाले को लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 यानी कि दूसरे बैग के चुनने की प्रायिकता और दूसरा बैग चुन लिया गया हो तब उससे काली गेंद आने की प्रायिकता। तो सबकी वैल्यू रख दी आपके पास पहले से थी, कैलकुलेशन कर लिया 11/21। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रतिलोम प्रायिकता, एक नई टर्म आ गई, नया कॉन्सेप्ट है प्रतिलोम प्रायिकता। तो प्रतिलोम प्रायिकता यानी कि इनवर्स प्रोबेबिलिटी है क्या है, तो जो अपन अभी टोटल थ्योरम वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं को एक बार दोबारा देखते हैं। अभी जैसे ये आपने किया, मैं पिछला क्वेश्चन लेता हूं, B1 B2 B3 B4 4 बैग थे, चारों बैग में आपको दे रखा था, इसमें जैसे व्हाइट बॉल दे रखी थी 1 1 1 1 और रेड बॉल दे रखी थी 2 3 4 5, और आपसे कहा था किसी भी एक बैग को चुनने के बाद, किसी भी एक बैग को चुनने के बाद उससे बॉल निकाली गई, उस बॉल के व्हाइट होने की प्रायिकता बताइए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा किया, अभी जो कर रहे थे उसमें भी ऐसा ही था। B1 और B2 दो बैग थे, इनमें ब्लैक और आपके पास रेड बॉल थी, इनमें भी बॉल की संख्या दे रखी थी, इसमें 3 ब्लैक 4 और ये 4 ब्लैक 3 रेड थी। अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन था उसमें सभी बैगों के चुनने की प्रायिकता समान थी, उसमें असमान थी। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपसे ये कहा है कि इन चारों बैगों में पता नहीं किससे आपने एक बैग चुन लिया, कौन सा चुना पता नहीं, और उससे बॉल निकाली, बॉल रेड आ गई आपके पास या व्हाइट बॉल आ गई। अब आप ये बताइए कि व्हाइट बॉल वो पहले बैग से आई हो। दोबारा से इसमें क्या कह रहे हैं अपन, प्रोबेबिलिटी, मतलब 4 बैग हैं, 4 बैगों में से एक बैग चुना, कौन सा चुना पता नहीं, उसमें से बॉल निकाली और बॉल कौन सी आ गई आपके पास, सफेद बॉल आ गई। अब वो सफेद बॉल B1 से आई हो, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब घटना तो हो चुकी, कौन सी घटना है, सफेद बॉल निकालने की घटना हो चुकी। अब आप ये बताओ कि सफेद बॉल B1 से निकाली हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 व्हेन व्हाइट बॉल हैज ड्रॉन, ये जो प्रायिकता है ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी है। दोबारा से पहले क्या निकाल रहे थे, कोई एक बैग चुना और उस चुने गए बैग से बॉल निकाली,
उस बॉल के सफेद होने की प्रायिकता निकाली थी आपने। अब क्या कह रहे हैं, वही 4 बैग हैं, 4 बैग में से एक बॉल बैग चुना है आपने कोई भी और बॉल निकाल ली है। तो अपन निकालने के बाद की बात कर रहे हैं। आपने बॉल निकाल ली और बॉल आपके पास है। कौन सी बॉल है, वो सफेद बॉल है। ये सफेद बॉल किस बैग से निकाली है, इसकी प्रायिकता पता करनी है, यानी कि रिवर्स हो गई। तो ये ही इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है। यानी कि चारों बैग में से किसी भी बैग से अपन ने जैसे पहले निकाल रहे थे बॉल निकाल ली, अब वो बॉल B1 से हो, इसकी क्या प्रायिकता है, या ये बॉल B2 से हो, इसकी क्या प्रायिकता है, व्हाइट बॉल। ये जो प्रायिकताएं, ये प्रतिलोम प्रायिकताएं कहलाती हैं। तो इनकी जो गणना करते हैं वो गणना करेंगे अपन वेज थ्योरम से। वो अभी आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं। तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या था, B1 B2 2 बैग थे, कुछ उसमें काली और कुछ रेड बॉल थी। अब आपने किसी भी एक बैग से बॉल निकाली और बॉल कौन सी आ गई, रेड आ गई। अब ये रेड बॉल पहले बैग से आई हो, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि रेड बॉल आ चुकी, अब वो रेड बॉल पहले बैग से आई हो, इसकी क्या प्रायिकता है। इसी तरह से अगर रेड बॉल दूसरे बैग से आई हो, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी घटना हो चुकी, तो अपन देख रहे हैं ये घटना किस उपघटना के साथ हुई है। अगर दोबारा से स्टेटमेंट की बात करें अपन, इसमें पहले अपन ने देखा था ये सैंपल स्पेस, इनवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, भाई पढ़ेंगे, पहले मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं। ये सैंपल स्पेस है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये सैंपल स्पेस है। इसमें वही B1, ये घटना B1 हो गई, ये घटना B2 हो गई, ये घटना B3 हो गई, फिर ये घटना B4 हो गई, इसी तरह से B5 हो गई, B6 हो गई, और बहुत सी घटनाएं, n घटनाएं हो गई। इन सभी, ये सभी n घटनाएं कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और एक इवेंट ये है जो इन सभी घटनाओं के साथ घट रही है, B1 के साथ भी, B2 के साथ भी, B3 के साथ भी, अप टू Bn के साथ भी। और आपसे अब ये पूछा गया कि ये जो अकेली घटना है B1, पहले तो कह रहे थे इसके होने की प्रायिकता, अपन बात कर रहे थे कि भाई क्या प्रायिकता है, लेकिन अब कह रहे हैं घटना A हो गई, ये घटना आपने A लिख दी है, ये घटना A हो गई है। अब ये हो गई है तो कौन सी सब इवेंट, कौन से केस के साथ हुई है, वो पता करना है आपको। तो ये जो पता करने की बात है, ये आपके पास क्या होती है, ये आपकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और इनवर्स प्रोबेबिलिटी को अपन बेस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हुई। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रतिलोम प्रायिकता, माना एक घटना कैपिटल A है जो n परस्पर अपवर्जीय और परिपूर्ण घटनाओं B1, B2, B3 अप टू Bn में से किसी एक घटना के साथ पहले ही घट चुकी है, तब प्रायिकता की यह घटना किस घटना विशेष B1 के साथ या B2 के साथ या B3 के साथ, Bi के साथ घटी है, प्रतिलोम प्रायिकता कहलाती है। इन प्रायिकताओं की गणना वेज थ्योरम की सहायता से करते हैं। एक बेस थ्योरम आ रही है अभी, उसको अपन पढ़ेंगे, उसकी सहायता से करेंगे। दोबारा पढ़ते हैं। इफ एन इवेंट A हैज ऑलरेडी अकर्ड, पहले ही हो चुकी, थ्रू वन ऑफ द वेरियस पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव वेज B1, B2, B3 up to Bn, then the probability that it has occurred due to a particular way is called its inverse probability. Such probabilities are called posterior probability and these are calculated by Bayes theorem. Bayes theorem से कैलकुलेट करते हैं। अब Bayes theorem क्या है उसकी बात करते हैं। ये Bayes theorem आती है, माना B1, B2, B3 डॉट 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 Bn n परस्पर अपवर्जीय और परिपूर्ण घटनाएं हैं। पहले अपन ने टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखी, उसके बाद इनवर्स प्रोबेबिलिटी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं अपन बेस थ्योरम से। अब ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। माना B1, B2, B3 Bn डॉट 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 Bn n परस्पर अपवर्जीय और परिपूर्ण घटनाएं हैं जो एक यादृक्ष अभिप्रयोग के प्रतिदर समष्टि S से संबंध है, और कैपिटल A घटनाएं जो S से संबंधित है और B1, B2, B3 या Bn के साथ घटती है, तब Bi
के होने की प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो। क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई। आई का मान कितना है यहाँ पे? आई का मान 1 2 3 अप टू एन तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि ith घटना के घटने की प्रायिकता जबकि ए हो चुकी हो, या दूसरी तरह से कहें कि घटना ए घट चुकी हो तब वो ith उपघटना सब इवेंट के साथ घटी हो, उसकी प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई अपॉन समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई। इसको समीशन को एक्सपेंड करके लिख दिया। आई का मान कितना है? आई का मान 1 से n तक है, तो पहले लिखा, नीचे दोबारा से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ऑब्लिक ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी वन, नहीं ऊपर आई है, ith इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी टू प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी एन। दोबारा पढ़ लेते हैं। सपोज B1, B2, B3 डॉट 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 Bn आर n mutually exclusive and exhaustive events associated with the sample space S of a random experiment, and capital A is any event associated with S which occurs with B1 or B2 or B3 dot 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 or Bn, then probability of Bi oblique A। अब मैं आपको अगले पेज पर लेते हैं इसको। अब बेस थ्योरम को अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब आपने देख लिया वही कि सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से रिलेटेड n इवेंट्स हैं B1, B2, B3 अप टू Bn, और सभी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेज हैं, और एक घटना कैपिटल A है जो इनके किसी के साथ भी घट सकती है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन BI, I का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है, तो ये किसके बराबर होती है? ये होता है PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ BI ऑब्लिक A, और साथ साथ ये भी है इसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन BI। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक BI। प्रायिकता का गुणनफल में A और B दो घटनाएं, तो दोनों के साथ साथ होने की प्रायिकता, एक घटना के होने की प्रायिकता इनटू दूसरी के होने की प्रतिबंधात्मक प्रायिकता जब पहली हो चुकी हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई, ये लिखा आपने, पहले लिखा ए के होने की प्रायिकता इनटू बी आई के होने की प्रायिकता जब ए हो चुकी हो। इसी को दोबारा लिखा फिर आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई। एक ही चीज है, दो तरह से लिख सकते हैं। अब दोनों को बराबर कर दिया आपने, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ऑब्लिक ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ऑब्लिक ए घटना हो चुकी हो तब वो किसके साथ हुई है? बी आई के साथ होने की। और ये किधर आ जाएगा? यहाँ पर राइट साइड पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई अपॉन पी ए वही जो घटना सभी घटनाओं के साथ हो रही थी। अब इसको क्या लिख दिया? इसको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की सहायता से लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना के होने की प्रायिकता, अगर उन एग्जाम्पल को देखें, ए घटना जैसे 4 बैग थे B1, B2, B3, B4, चारों में एक एक सफ़ेद गेंद थी, और वो रेड गेंद कितनी थी? 2, 3, 4, 5। किसी एक बैग को चुना, उसमें से बॉल निकाली, वो बॉल सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या थी? ए। तो ए को क्या लिखा था फिर अपन ने? आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B3, और प्लस लिखा था ए इंटरसेक्शन B4, लेकिन यहाँ एन है तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Bn। ये हो गया।
अब इन सब की फिर वैल्यू लिख दें जो पहले से पता है आपको। तो कितना लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई, ये तो पहले से है ऊपर। नीचे फिर A1 के लिए लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B1, वही गुणनखंड वाली जो प्रायिकता का गुणन प्रमेय उसी को काम में ले रहे हैं। फिर दूसरे वाले को करते हैं, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक B3, फिर डॉट 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 nth वाले को लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक Bn, ये आ गया। यही तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसको क्या लिख दिया आपने, दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके बराबर चल रहा है, ये ऊपर से देखेंगे तो ये चल रहा है बी आई ऑब्लिक ए, और किसके बराबर हो गया, ऊपर तो आ गया आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई, और नीचे ये समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई। ये आपका क्या था, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट था जो पीछे पेज पे लिखा है। अभी दोबारा पढ़ते हैं, एक बार दोबारा देखें स्टार्टिंग से। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या बताती है एक बार दोबारा से देखते हैं। कोई घटना कैपिटल ए एन परस्पर अपवर्जी और एग्जॉस्टिव केसेज के साथ घट सकती हो, तब वो घटना हो चुकी हो तब किस केस के साथ हुई है ये पता करना इन्वर्स, ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है और उसको निकालते हैं अपन बेस थ्योरम से। तो दोबारा से B1 B2 B3 Bn एन परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं और घटना ए उनमें से किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे पुराने एग्जाम्पल को फिर याद करें, B1 B2 B3 B4 4 बैग थे, चारों बैग में सफ़ेद और लाल गेंद थी। सफ़ेद गेंद चारों में थी एक 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 एक, और लाल गेंद 2 3 4 5 थी। अब किसी भी बैग से सफ़ेद गेंद निकालनी है तो सफ़ेद गेंद निकालने की घटना B1 से भी हो सकती थी, B2 के साथ भी हो सकती थी, B3 के साथ भी हो सकती थी, B4 के साथ भी हो सकती थी। यहाँ एन परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं, एक घटना किसी के साथ भी हो गई है। अगर उस क्वेश्चन की बात करें, उसमें से चारों बैग में से एक बॉल निकाली, सफ़ेद आ गई। अब आपको ये पता करना है कि वो सफ़ेद बैग B1 से आई है या B2 से आई है या B3 से आई है या B4 से आई है। ये प्रतिलोम प्रायिकता कहलाती है। प्रतिलोम प्रायिकता थी तो वही अपन किससे वो कैलकुलेट करते हैं, बेस थ्योरम से। तो उसी के लिए अपन ने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई बराबर पी ए इंटू पी बी आई ऑब्लिक ए, ये गुणन प्रमेय से जानते हैं। साथ साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई। दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रख दिया। ऊपर वाले को यहाँ लेफ्ट में लिख दिया, सेकंड वाले को राइट में लिख दिया। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ऑब्लिक ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई, यहाँ से पी ए से डिवाइड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई ऑब्लिक ए, यानी कि घटना ए हो चुकी हो तब ये बी आई के साथ हुई हो उसकी प्रायिकता हो गई। और पी ए ये टोटल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी से अपन जानते हैं, ए B1 के साथ भी हो सकती है, B2 के साथ भी, B3 के साथ भी, डॉट 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 Bn के साथ भी। सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है तो वो सारे आपने यहाँ लिख दिए। फिर इन सब की अलग अलग गुणन प्रमेय से वैल्यू रख दी, इस सब को समीशन फॉर्म में लिख दिया और लिखने के बाद देखा यही तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो ये बेस थ्योरम प्रूफ हो गई। प्रूफ भी आना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं भी हो तब आपको ये स्टेटमेंट याद करके रखना है निश्चित रूप से। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट इस पर आप रख सकते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। बेस प्रमेय, बेस थ्योरम माना B1 B2 B3 Bn एन परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाएं हैं जो एक यादृक्ष अभिप्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि S से संबंध है, और एक घटनाएं जो S से संबंध है और B1 या B2 या B3 या Bn के साथ घटती है, तब यह प्रायिकता क्या ये मतलब अगर इवेंट ए हो चुकी हो तब वो बी आई के साथ हुई हो उसकी प्रायिकता देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आई अपॉन समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
A/BI। अगर इसको आप इस तरह से लिखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/A, यानी कि घटना A घट चुकी हो तब वो B1 के साथ घटी हो, इसकी प्रायिकता क्या है, तो वो क्या आएगी, ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1 और नीचे समीशन आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B2 प्लस डॉट 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 और लास्ट में लिख देंगे आप इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/Bn। तो इस तरह से अपन ये बेस थ्योरम की बात हुई, ये अपन ने स्टेटमेंट भी पढ़ा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, बेहद आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट इसी थ्योरम पे डिपेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में 3 इकाइयां A, B, C हैं जो कुल उत्पादन का क्रम से 25%, 35%, 40% उत्पाद करती हैं। इस उत्पाद का क्रम से 5%, 4% व 2% दोषयुक्त है। एक बल्ब याद रक्षा चुना और देखा कि यह दोषयुक्त है। अब वह प्रायिकता ज्ञात करना कि यह मशीन A से उत्पादन हुआ हो या B से उत्पादन हुआ हो या C से बना हुआ हो। तो ये निकालनी है, समझ गए आप। अगर आपसे एक मतलब एक स्क्रू चुना, एक बल्ब चुना जाता और फिर आप कहते हैं दोषयुक्त है, इसकी प्रायिकता निकालो, तो वो तो टोटल थ्योरम से हो गई। अब कह रहा है कि बल्ब चुना और वो देखा दोषयुक्त है, अब ये कौन सी फैक्ट्री से बनाया गया है, उल्टा देख रहे हैं अपन, तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम से निकालेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए फैक्ट्री ऑफ बल्ब हैज 3 यूनिट्स A, B, C. These produces 25%, 35% and 40% of total production respectively. 5%, 4%, 2% respectively of this production is defective. A bulb was chosen at random and observed that it is defective. Find the probability that it is made from the machine A or B or C. वही दोबारा से 3 फैक्ट्री हैं और एक फैक्ट्री की 3 यूनिटें या कह सकते हो 3 फैक्ट्री हैं, A, B, C उनका नाम दे दिया। अब कह रहा है A से 25% उत्पादन होता है, B से 35% और C से 40%, और इन A, B, C से तीनों से जो उत्पादन होता है उनमें क्रम से 5%, 4%, 2% डिफेक्टिव है। अब सारे उत्पादन को एक ही जगह रखा, एक बल्ब चुना, वो डिफेक्टिव निकला, तो वो क्या प्रायिकता है कि डिफेक्टिव वो पहली फैक्ट्री से चुना हो। अब अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज A से उत्पादन हुआ हो वो वाली घटना B1 है, B से उत्पादन हुआ हो वो वाली घटना B2 है, C से उत्पादन हुआ हो वो वाली घटना B3 है। बिना B1, B2, B3 के कर सकते हैं। यहाँ पर्पज ये है क्योंकि फॉर्मूला अपन ने B1, B2, B3 में पढ़ा है, इसलिए उससे ही कर लें। और डिफेक्टिव बल्ब, दोषयुक्त बल्ब होने की घटना, दोषयुक्त बल्ब होने की घटना आपने D है। अब एक बल्ब आपने सेलेक्ट किया है, वो दोषयुक्त आ गया, आपको प्रायिकता निकालनी है कि ये दोषयुक्त बल्ब पहली फैक्ट्री से बना हो उसकी क्या प्रायिकता है, दूसरी से बना हो उसकी क्या प्रायिकता है, तीसरी से बना हो उसकी क्या प्रायिकता है। तो पहले तो देखो लिख लेते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, पहली फैक्ट्री से कितना उत्पादन हो रहा था 25%, तो 25/100 हो गया। दूसरी फैक्ट्री से कितना उत्पादन हो रहा है, दूसरी फैक्ट्री से उत्पादन हो रहा था 35%, तो B के होने की प्रायिकता 35/100 हो गई। तीसरी फैक्ट्री C थी, उससे उत्पादन कितना हो रहा है 40%, वो घटना मान लिया आपने B3, तो B3 के होने की प्रायिकता क्या है 40% है। पहली से बनाया गया बल्ब है, उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता 5% है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 ये 5% हो गई। दूसरी से बना हो तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता कितनी है, वो आपको दे रखा है 4%, तो वो 4% हो गई। और तीसरी फैक्ट्री C फैक्ट्री से बना था तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता कितनी है, वो आपकी 2% है, तो ये 2/100 हो गई। ये है। अब आपको निकालना है, ये मैं सारा अलग से लिख लेता हूं एक बार। अब यहां प्रश्न के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 वो आपने 25/100 लिख लिया, दोबारा लिख रहा हूं वहां। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये आपने 35/100 लिख लिया,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 ये आपने 40/100 लिख लिया, ये हो गया। और साथ साथ डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रायिकता B1 से बना हो तब डिफेक्टिव होने की प्रायिकता कितनी थी, तब ये 5% है, और B2 से 4% है, और B3 से प्रोडक्ट हुआ हो तब डिफेक्टिव होने की 2% है। तो ये भी लिख लेते हैं, ये 5/100 और डिफेक्टिव फ्रॉम B2 ये 4/100, और तीसरी फैक्ट्री से बना हो तब डिफेक्टिव होने की प्रायिकता इसकी 2/100 है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपने एक बल्ब सेलेक्ट किया और बल्ब सेलेक्ट किया वो कैसा निकला, डिफेक्टिव, तब वो पहली फैक्ट्री से बना हो इसकी क्या प्रायिकता है। यानी कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/D, यानी कि दोष युक्त हो निकाला जा चुका हो तब वो पहली फैक्ट्री से बना हो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो बेस थ्योरम से लिख लेते हैं, वो क्या कहती है, वो आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1, और नीचे तीनों का जुड़ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। ये सारी वैल्यूज आपके पास ऊपर रखी हैं, सबको रख देते हैं। फिर रख दी वैल्यू आपने B1 के सेलेक्ट होने की 25/100, और B1 सेलेक्ट हो गया हो, या B1 यानी कि एक फैक्ट्री ए से उत्पादन होने की, और ए से उत्पादन हो गया हो तब उसके डिफेक्टिव होने की 5/100, ये 5/100। अब नीचे तीनों का लिए जोड़ देते हैं, यही पहले B1 के होने की प्रायिकता यानी कि पहली फैक्ट्री से उत्पादन होने की प्रायिकता 25/100, और पहली से हो गया हो जब डिफेक्टिव होने की 5/100। फिर B2 से उत्पादन होने की प्रायिकता 35/100, और B2 से उत्पादन हुआ हो तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता 4/100। फिर B3 यानी कि तीसरी फैक्ट्री से उत्पादन हुआ हो उसकी प्रायिकता 40/100, और तीसरी फैक्ट्री सी से उत्पादन हुआ हो तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता 2/100। ये आ गया। अब सबको जोड़ दें, 200 तो कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 25 × 5, नीचे आपने लिखा 25 × 5 प्लस 35 × 4 प्लस 40 × 2। तो देखें 5 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो आ गया आपके पास 25, और 5 कैंसिल हो गया तो नीचे बचा आपका 25 प्लस ये 28 और प्लस ये 16। तो कितना हो गया टोटल, ये ऊपर देख सकते हैं 25 तो ऊपर रहा, और नीचे कितना हो गया 25 प्लस 28 ये 53 और ये 69 हो गया, 25/69। और कैलकुलेशन कोई हो तो आप चेक कर लेंगे अपने आप। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आपका ये था, एक बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री, तीन यूनिटें उसकी ABC, तीनों से जो उत्पादन होता है 25%, 35%, 40% होता है, उनमें क्रम से 5%, 4%, 2% डिफेक्टिव हैं। तो एक बल्ब आपने सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टिव निकला, तब क्या प्रायिकता है कि ये ए से हुआ हो। तो ए से हुआ हो उसकी आपने बेस थ्योरम से निकाली। इसी में ये भी निकालना था आपको, अगर डिफेक्टिव है तो बी से। तो देखो दोबारा देखते हैं फिर इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/D, यानी कि अगर दोषयुक्त बल्ब निकला हो तब क्या प्रायिकता है कि ये फैक्ट्री बी में बना हुआ हो, तो वो हो गया B2/D। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2, और अपॉन वो समीशन आ जाएगा नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। पहले आपने निकाला था अभी पिछले पेज पर कि अगर वो दोषयुक्त बल्ब है तो क्या प्रायिकता है कि वो ए फैक्ट्री से बना हो। अब अपन ले रहे हैं क्या प्रायिकता है कि वो बी फैक्ट्री से बना हो, यानी कि B2/D। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये सब आपके पास लिखे हुए हैं तो वो लिख देते हैं यहाँ से,
देखें B2 के होने की प्रायिकता क्या थी, 35/100, तो वही लिख देते हैं 35/100। और जब B2 से बन गया हो तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रायिकता थी 4/100। दोबारा देख लेते हैं, B2 से चुनने के बाद डिफेक्टिव B2 से अगर मतलब सेकंड फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुआ है तब डिफेक्टिव होने की 4/100। 25, 35, 40% तो ABC से प्रोड्यूस हुआ था और क्रम से 5, 4, 2% वो डिफेक्टिव थे। हाँ, अब नीचे लेते हैं फिर B1 कितना था, B1 के यानी कि पहली फैक्ट्री से प्रोडक्शन की प्रायिकता थी 25/100 और उसके डिफेक्टिव होने की थी 5/100। फिर दूसरा वाला आपके पास है ही ऊपर 35/100 इंटू 4/100, फिर था 40/100 और इंटू 2/100, ये था। तो ये टोटल कितना आ गया, अगर अपन देखें नीचे तो वही है पहले जो किया था, ऊपर आ गया ये 35 इंटू 4 और नीचे अभी आपने निकाला था ये 100 तो कैंसिल हो गए टोटल, और ये आपने लिया था 35/4। चलो लिख देते हैं दोबारा से 25 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2, फिर 5 से कैंसिल कर दिया आपने ऊपर नीचे, तो ऊपर तो आ गया आपका 7 इंटू 4 28, नीचे हो गया आपके पास 25 प्लस 28 प्लस 16, यानी कि ये हो गया 28/69, ये आ गया। और इसी तरह से फिर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/D, यानी कि डिफेक्टिव हो तब वो तीसरी फैक्ट्री से प्रोड्यूस हुआ हो उसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। इसी तरह से वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3, फिर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D/B3। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, हाँ फिर नीचे लिखते हैं दोबारा से B3 से मतलब तीसरे यूनिट से प्रोड्यूस हुआ हो उसकी प्रायिकता 40/100 थी और डिफेक्टिव होने की कितनी थी 2/100, और नीचे सारा फिर वही पहले की तरह लिख दिया आपने 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। इनको फिर दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं, ऊपर तो वही 40 गुणा 2 हो गया और नीचे जो पहले लिखा था 25 गुणा 5 प्लस 35 गुणा 4 प्लस 40 गुणा 2, फिर 5 कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे आपने, तो ऊपर तो आ गया 16 और नीचे कितना आ गया 25 प्लस 28 और प्लस 16, तो ये कितना आ गया 16/69 आ गया। तो इस प्रकार तीन प्रॉपर्टी निकाली, वो प्रोबेबिलिटी निकाली है आपने। B1/D आया था पहले, फिर आपके पास आया B2/D और फिर आया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/D। B1/D क्या था कि एक बल्ब आपने सेलेक्ट किया, वो डिफेक्टिव आ गया, तो क्या प्रायिकता थी कि वो B1 से बना हो। तो B1 से अपने पास कितना आया था, वो आपने कैलकुलेट किया था 25/69, ये 25/69 आ गया था। और थर्ड से किया है आपने 16/69 और ऊपर कर लिया था इससे पहले 28/69। तो इस तरह से ये डिफेक्टिव बल्ब किसी भी फैक्ट्री से बना हो उसकी प्रायिकता आ गई। अभी अपन निकाल रहे थे, सबसे पहले आपने पढ़ी थी प्रायिकता का संपूर्ण टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें क्या था, एक घटना एक कई परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण घटनाओं के साथ घटती थी, तब उसके होने की प्रायिकता निकालते थे। अब ये इन्वर्स प्रोबेबिलिटी की बात आ गई थी। इन्वर्स प्रोबेबिलिटी में जो घटना हो चुकी है, घटना हो चुकी हो तब किस उप केस के साथ, उप घटना के साथ हुई है वो निकालते हैं।
वो बेस थ्योरम से निकालते हैं। तो जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है इसको ये बार बार देखेंगे और बार बार देखे, इसी क्वेश्चन को कई बार करेंगे जो एक क्वेश्चन किया है, और फिर और कई क्वेश्चन लेते हैं वो अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। तो सभी को नमस्कार।